नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी 245 पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। दोस्तों, हम एसएससी जीडी का कंप्लीट बैच जिसका लेकर आ रहे हैं, जुड़ना न भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास। भारत का इतिहास उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला या उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। नंबर 1 धर्म ग्रंथ, नंबर 2 ऐतिहासिक ग्रंथ, नंबर 3 विदेशियों का विवरण, नंबर 4 पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। ऋग्वेद। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालखिल पाठ के 11 सूक्तों सहित यो 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3 मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। चातुर्वर्ण समाज की कल्पना आदि का विरोध ऋग्वेद की 10वें मंडल के वर्णित पुरुष सूक्त में है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघा और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। नोट: धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेष अधिकारियों में स्पष्ट विभेद करता है। ईसा पूर्व ईस्वी। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द थर्ड ऑफ जीसस चर्च कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563
वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के जन्मतिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। दोस्तों रेडमी नोट एक कहीं से आ गया है टाइपिंग मिस्टेक में, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ई को लैटिन भाषा के शब्द में ए आई क्वाड कैम्पानी एनो डोमिन का शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस चर्च। चलिए पढ़ते हैं वामांतर। वामांतर के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। नोट प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। दोस्तों जो मैंने एक नोट उठाया है लूसेंट से है, सब आप पढ़ भी सकते हैं। यजुर्वेद सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद के संकलनकर्ता को अधर्यु कहते हैं। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सामवेद यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदारतु कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद से संबंधित मारवंश। दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। मत्स्य पुराण आंध्र ये सब जो है टाइपिंग मिस्टेक है। मौर्यवंश सातवा सॉरी एक मिनट, हाँ मौर्यवंश गुप्तवंश पुराणों में रोग निवारण एवं मंत्र तंत्र मंत्र जादू टोना पुराणों में रोग निवारण तंत्र मंत्र जादू टोना साप पुष्टिकरण आशीर्वाद स्तुति प्रायश्चित औषधि अनुसंधान विवाह प्रेम राजकर्म मातृभूमि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कौन से पुराण किस वर्ष में ज़्यादा प्रचलित है। तो जो विष्णु पुराण था ये मौर्य वंश में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश में प्रचलित था। वायु पुराण दोस्तों जो था ये गुप्त वंश में प्रचलित था। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों यहीं पर थे हम लोग। पुराणों में रोग निवारण तंत्र मंत्र जादू टोना साप वशीकरण आशीर्वाद स्तुति प्रायश्चित औषधि अनुसंधान विवाह प्रेम राजकर्म मातृभूमि अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी थी वे पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। स्त्री की सर्वाधिक स्थित
मैत्रिणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृत ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृतगुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करती है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर की जीवन कृतियों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य अर्थात कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहड़ के द्वारा किया गया है। कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है। दोस्तों IAS में पूछा गया था कि कलहड़ द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, तो यह है राजतरंगिणी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा लेखक अली अहमद में है। अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण के प्रथम पुस्तक के जो लेखक हैं पाणिनि हैं। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य के शुंगों से इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। नंबर 1 यूनानी रोमन लेखक। टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। हेरोडोटस इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों से एवं अफवाह पर आधारित है। नंबर 4 सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, अनोसिक्रिटस तथा आस्टेबुलस के विवरण अधिक प्रमाणित एवं विश्वसनीय हैं। मेगास्थनीज यह सेलुकस निकेटर यह राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। नंबर 5 डायमेकस यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायनोसियस यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टालमी इसने 2वीं शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। नंबर 8 है लेखक जो है हमारा वो है प्लिनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। नवा हमारा लेखक है पेरिप्लस ऑफ द हिस्टोरियन सी। ये दोस्तों पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द हिस्टोरियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय
के भारत की बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। हमारा दूसरा बी लेखक, चीनी लेखक। फाहियान, जो चीनी लेखक था कौन था भाई? फाहियान था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश की समाज और संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया है। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक, रेडमी नोट 8 डेट्स कैमरा, इसको छोड़ देते हैं हम लोग। सयुगन, सयुगन भी दोस्तों एक प्रकार का क्या था? यात्री था। यह 518 में भारत आया। इसने पहले 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां क्या है एकत्रित की। फैनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फैनसांग 629 में चीन भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में वह 15 वर्षों तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयू की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीतिक के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा जो था शूद्र था। दोस्तों जो सिंध सभ्यता का जो राजा था वो शूद्र था। नोट, फैनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नंबर 4 है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय में भारत का वर्णन किया है। सी है अरबी लेखक दोस्तों कौन था? अल-बरूनी। यह महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीब ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन शैली, भार तौल तथा मापन विधियों, पूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 दोस्तों एक 80 एक तौल इकाई थी, आदि अध्याय पर विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया। उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत सी प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया। अन्य लेखक तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इससे कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने क्या किया? कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो, ये भी एक दोस्तों क्या था? विदेशी यात्री था। मार्को पोलो यह 13वीं सदी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। दोस्तों इसके हमारे लिए नहीं उपयोगी। चलते हैं आगे। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईसा पूर्व की अभिलेख बोगास कोई
सॉरी, पानी जो टपक रहा था इसे हम, ओ मिनट, कहाँ थे हम लोग, प्रवेश, पुरातत्व से संबंधी शास्त्र से मिलने वाली जानकारी 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगास कुई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नामश अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म के विकसित होने का प्रमाण यमन राजदूत होलिडियोडोरस के वैश्यनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ के लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख शाहगौरा अभिलेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरल अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होता है। दोस्तों कुछ रह गया है, देखते हैं, सॉरी मिनट। और दोस्तों थोड़ा एडिशनल जानकारी है जो हम मुंह से बोल देते, तो लिख टाइप नहीं किया है, वो पढ़ा बोल देते हैं। दोस्तों रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। जो रेशम बुनकर श्रेणियों की जानकारी है और मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढाघर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहस सिक्के कहा जाता था। इसी को साहित्य में कासारपड़ कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यमन शासकों ने किया। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकमेडु मुंडेचरी के निकट रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों देखते हैं कौन सा अभिलेख किस शासक में था। दोस्तों जो हाथी गुम्फा अभिलेख था एक कलिंग राज खारवेल के शासनकाल में था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख ये दोस्तों रुद्रादमन नामक जो शासन था उसमें उसके काल में था। नासिक अभिलेख गौतम बलसरी के शासनकाल में था। प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त के समय था। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय के समय था। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्धन के समय था। ग्वालियर अभिलेख प्रतिमार नरेश भोज के समय था। भीतरी और जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त के समय था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन के समय का था। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।